नमस्कार। देखिए, जब अदालत कोई फैसला सुनाती है तो वो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, पर वो शब्द हकीकत कैसे बनते हैं। आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, जानेंगे कि ये डिक्री आखिर होती क्या है और सबसे जरूरी, इसे लागू कैसे किया जाता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिक्री और निष्पादन का मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के अदालती आदेशों को कैसे लागू किया जाता है। इसके बाद कुछ खास मामलों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इन सभी बातों का सार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कानून की इन दो सबसे बुनियादी और जरूरी चीजों को समझते हैं। तो डिक्री क्या है? देखिए, ये कोई मामूली सलाह या सुझाव नहीं है। ये अदालत का फाइनल मतलब अंतिम फैसला होता है। ये एक पक्का बाध्यकारी आदेश है जो पार्टियों के अधिकार तय कर देता है। जैसे अगर अदालत ने तय कर दिया कि अ को ब को 1 लाख रुपए देने हैं, तो बस यही डिक्री है। अच्छा, तो डिक्री तो हो गया फैसला, पर उस फैसले को हकीकत में कैसे बदलेंगे? यहीं पर आता है निष्पादन। ये वो पूरी कानूनी प्रक्रिया है जो अदालत के शब्दों को एक्शन में बदलती है। हमारे पिछले वाले उदाहरण में निष्पादन ही वो तरीका है जिससे ये पक्का किया जाएगा कि ब को वो 1 लाख रुपए मिले। ठीक है, पैसों के लेन देन की बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या अदालत सिर्फ पैसों के ही आदेश देती है? कई बार आदेश किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए होता है। तो ऐसे में क्या होता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये टेबल बहुत दिलचस्प है। यहाँ कानून की बारीकी देखिए। हर मामले के लिए एक ही तरीका नहीं है। अगर मामला वैवाहिक अधिकारों का है तो अदालत पहले संपत्ति कुर्क करने का आदेश देती है। लेकिन मान लीजिए किसी बिल्डर ने वादा किया कि वो घर बनाकर देगा और अब मुकर रहा है, तो ये संविदा का विशिष्ट पालन का मामला है। यहाँ अदालत उसकी संपत्ति कुर्क करने के साथ साथ उसे सिविल जेल भी भेज सकती है। अब एक सवाल उठता है, अगर आदेश मानने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी हो, तब क्या होगा? कानून ने इसके बारे में भी सोचा है और इसका जवाब ये है कि कानून कंपनी के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता है। अदालत कंपनी की संपत्ति तो कुर्क कर ही सकती है, लेकिन साथ ही अदालत की इजाजत से उसके डायरेक्टर्स या जो भी मुख्य अधिकारी हैं, उन्हें सिविल हिरासत में भी भेज सकती है। मतलब आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये तो कंपनी का फैसला था। अब मान लीजिए किसी की संपत्ति कुर्क हो गई, तो क्या होता है? देखिए, पहले तो वो संपत्ति 6 महीने तक कुर्क रहती है। ये एक तरह से आखिरी चेतावनी है। अगर इस दौरान भी वो व्यक्ति आदेश नहीं मानता, तो 6 महीने बाद जिसके पक्ष में फैसला आया है, वो उस संपत्ति को बेचने के लिए अर्जी दे सकता है और फिर अदालत उस संपत्ति को बिकवाकर मिले हुए पैसों से उस व्यक्ति को मुआवजा दिलवा सकती है। तो अभी तक हमने उन आदेशों की बात की जो किसी व्यक्ति पर लागू होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मामला किसी संपत्ति या कानूनी दस्तावेज का हो, तब अदालत अपने फैसले कैसे लागू करवाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही अनोखी है। सोचिए, अदालत ने किसी को कोई कागज साइन करने को कहा और वो मना कर दे, तो क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी सूरत में डिक्री धारक उस डॉक्यूमेंट का एक ड्राफ्ट बनाकर कोर्ट को देता है। कोर्ट उसे दूसरी पार्टी को भेजकर पूछती है कि कोई ऐतराज तो नहीं, और फिर सब कुछ जांचने के बाद जज साहब खुद या कोई और अधिकारी उस व्यक्ति की तरफ से उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब अदालत इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट साइन करती है, तो उसकी कानूनी मान्यता ठीक वैसी ही होती है जैसे उस व्यक्ति ने खुद साइन किया हो। कानून की नज़र में दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब बात करते हैं अचल संपत्ति की, जैसे ज़मीन या मकान। यहाँ अदालत की सीधी ताकत देखने को मिलती है। अगर किसी को संपत्ति का कब्जा देने का आदेश है, तो उसे बाकायदा कब्जा दिलाया जाता है, और अगर कोई कब्जा छोड़ने से मना कर दे तो उसे जबरदस्ती भी हटाया जा सकता है। और अगर संपत्ति पर कई लोगों का हक है, तो सबके लिए एक सार्वजनिक घोषणा की जाती है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, मान लीजिए उस घर में कोई किराएदार रहता है जिसका उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या उसे भी निकाल दिया जाएगा? नहीं, और यही कानून की खूबसूरती है। कानून निष्पक्ष है। ऐसे किराएदार को जिसका मुकदमे से कोई वास्ता नहीं, उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। बस उस संपत्ति पर एक वारंट चिपका दिया जाएगा और सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा कि अब इस संपत्ति का कानूनी मालिक कोई और है। इससे किराएदार को भी पता चल जाता है और उसके अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब एक बहुत ही खास तरह की डिक्री के बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं एक पक्षीय डिक्री।
ये तब होती है जब केस का फैसला एक पार्टी की गैर मौजूदगी में हो जाता है। तो ये एक पक्षीय या एक्स पार्टी डिक्री क्या है? सीधी भाषा में ये एक तरफा फैसला है। ऐसा तब होता है जब एक पार्टी को अदालत का बुलावा मिल गया लेकिन वो अदालत में आई ही नहीं, तो अदालत ये मानकर चलती है कि शायद उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ है ही नहीं और वादी के पक्ष में फैसला सुना देती है। तो अगर किसी के खिलाफ ऐसा एक तरफा फैसला हो जाए तो क्या उसके सारे रास्ते बंद हो गए? क्या वो कुछ कर सकता है? जी बिल्कुल, कानून उसे बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ता। उसके पास कई रास्ते हैं। वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है या फिर फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, और एक तीसरा रास्ता ये है कि वो उसी अदालत में जाकर उस फैसले को रद्द करने की अर्जी दे सकता है। तो देखिए, न्याय का दरवाजा फिर से खटखटाने का मौका मिलता है। और अदालत उस एक तरफा फैसले को रद्द भी कर सकती है, लेकिन कब? अगर वो व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसे अदालत का सम्मान ठीक से मिला ही नहीं था, या फिर उसके पास अदालत में न आ पाने की कोई बहुत ठोस और वाजिब वजह थी। इससे पता चलता है कि कानून का असली मकसद निष्पक्षता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सारी मुख्य बातें याद रह जाएं। तो आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है? पहला, डिक्री अदालत का अंतिम आदेश है और निष्पादन उसे लागू करने की प्रक्रिया है। दूसरा, आदेश किस तरह का है उसी के हिसाब से उसे लागू करने का तरीका भी बदलता है। तीसरा, दस्तावेजों और अचल संपत्ति के लिए कानून में खास प्रक्रियाएं हैं। और चौथा, अगर एक पक्षीय डिक्री हो भी जाए तो उसे चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं। इन सिद्धांतों को समझना हमें ये दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करती है कि उसके फैसले सिर्फ शब्द न रहें, बल्कि उनकी असली दुनिया में एक ताकत हो। धन्यवाद।